भाग 48। ललिता बुआ और मेघा नटवर जी के घर पहुंची। नटवर जी उन्हें घर के पिछले हिस्से में ले गए, जहां उनके बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए खाना बना था। नटवर बोलते हैं, ललिता जी, ख्याल रखिएगा कि लोगों को आपका खाना पसंद आए। अगर ऐसा हुआ तो हम भविष्य में भी साथ काम करेंगे। कुछ ऑर्डर तो यहीं से मिल जाएंगे आज, अगर आपने अच्छा काम किया तो। ललिता बुआ उत्साहित होते हुए बोली, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। नटवर जी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। दोनों माँ बेटी शाम के खाने की तैयारी में लग गई। कुछ वक्त बाद नटवर जी वापस आए और उन लोगों को काम करते देखने लगे। वो जब वहां से वापस गए तो उनके कोट की जेब से कुछ नीचे गिर गया। ललिता बुआ और मेघा को धम की हल्की सी आवाज तो आई, पर अपने काम में उलझे होने की वजह से उनका ध्यान उस ओर नहीं गया। कुछ वक्त बाद मेघा की नजर उस ओर गई तो दंग रह गई, क्योंकि वहां जमीन पर 2-2 हजार के नोटों का एक बंडल पड़ा हुआ था। मेघा ने आगे बढ़कर वह बंडल उठा लिया और चारों ओर देखने लगी कि ये किसका हो सकता है, पर वाकई कोई नजर नहीं आया। नटवर जी एक तरफ छुपकर सब कुछ देख रहे थे। मेघा ललिता बुआ के पास आई। मम्मी, देखो तो, 2 लाख रुपए मिले हैं। ये बंडल यहाँ पास में ही पड़ा हुआ था। ललिता बुआ बोली, देख तो, कहीं नकली तो नहीं है नोट। मेघा ने पैसे काउंट किए और सारे नोट चेक किए। सारे असली नोट हैं माँ, और पूरे 2 लाख ही हैं। ललिता बुआ यह सुन चौंकी। इतनी रकम, लेकिन ये है किसके? मेघा बोली, कोई दिख तो नहीं रहा आसपास, हम ही रख लें क्या ये बंडल? नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है मम्मी? हमने चुराए थोड़े हैं, हमें तो पड़े हुए मिले हैं ये। हाँ, लेकिन जिसके ये पैसे खोए होंगे वो कितना परेशान हो रहे होंगे। पैसे ना मिलने पर क्या पता किसी तकलीफ में पड़ जाए वो। अब तो खुद ही सोच कि अगर हमसे 5,000 रुपए भी खो जाएं तो कितनी तकलीफ होगी हमें। फिर ये तो पूरे 2 लाख हैं बेटा। मेघा सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो मम्मी, पर पता कैसे लगाएं कि ये पैसे हैं किसके? इन पैसों को इनके सही मालिक तक पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। ललिता बुआ को एकदम से याद आया, अरे हाँ, नटवर जी जब यहाँ आए थे तब कुछ गिरने की आवाज तो आई थी। मेघा को भी याद आया, हाँ मम्मी, मैंने भी सुनी थी आवाज। ललिता बुआ ने बोला, नटवर जी के बच्चे की पार्टी है तो पेमेंट वगैरह करनी होगी, इसलिए साथ लेकर घूम रहे होंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अगर वो खुद आ जाएं तो ठीक, वरना हम दोनों में से कोई दे आएगा उन्हें। नटवर जी ने अपने एक नौकर को इशारा किया और वो नौकर उन दोनों माँ बेटी के पास आकर खड़ा हो जमीन पर कुछ ढूंढने लगा। दोनों माँ बेटी उसे देखने लगी। 2 मिनट बाद वो नौकर उन दोनों से बोला, यहाँ कोई नोटों का बंडल मिला क्या? मालिक ढूंढ रहे हैं। ललिता बुआ बोली, हाँ हाँ, यही गिर गया था बंडल, हमने उठाकर रख लिया। कहते हुए उन्होंने वो नोट का बंडल मेघा के हाथ से लेकर उस नौकर को देना चाहा। इससे पहले वो नौकर उस बंडल को ले पाता, मेघा ने अपनी मम्मी का हाथ पीछे कर दिया। 1 मिनट रुको मम्मी, मैं आपको इन्हें पैसे देते हुए वीडियो बना लेती हूँ। इतनी बड़ी रकम है, बाद में इनके मन में लालच आ गया तो, और ये नटवर जी से कह दे कि हमने इन्हें पैसे नहीं दिए हैं, तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। हमारे पास भी तो हमारी बेगुनाही का सबूत होना चाहिए। और क्या पता इन्हें अंकल ने भेजा भी है या नहीं। क्या पता इन्होंने दूर खड़े हो नटवर जी के पैसे गिरे हुए देख लिए हो और अब यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो। ललिता बुआ दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, हाँ, ये भी हो सकता है। नौकर यह सुन खीसे निपोड़ते हुए बोला, बहुत दिमाग है तुम लोगों में, इस बात को हम आपस में ही खत्म कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं। ललिता बुआ बोली, कैसा सौदा? आधे पैसे तुम रख लो और आधे मुझे दे दो। ना तुम किसी से कुछ कहना और ना ही मैं किसी से कुछ कहूंगा। इन अमीर आदमियों को क्या फर्क पड़ेगा अगर 2-4 लाख कम भी पड़ गए तो। मेघा बोली,
देखा मम्मी, दिखा दिया ना इन्होंने अपना असली रंग। कल को ये हमें ही फंसा देते और हम जेल में चक्की पीस रहे होते। नौकर बोला, मान लो मेरी बात, तुम भी मौज करना इन पैसों से और मैं भी करूंगा। हमने पैसे चुराए थोड़े हैं, मिले हैं हमें। ललिता बुआ बोली, नहीं नहीं, ये गलत बात है। इतने में नटवर जी वहां आ गए। क्या बातों में लगे हुए हो आप लोग, काम नहीं करना क्या? मेघा बोली, करना है, लेकिन आपको अपने नौकरों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या मतलब? ललिता बुआ ने नोटों का बंडल नटवर जी के हाथों में थमा दिया। आपके पैसे गिर गए थे यहाँ। हम आपके यहाँ लौट कर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपका ये नौकर यहाँ आकर पहले तो हमसे झूठ बोलकर ये पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था कि आपने इसे यहाँ भेजा है बंडल लाने के लिए, लेकिन जब बाद में हमें शक हुआ तो हमें लालच देने लगा कि आधा आधा कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नटवर जी ने नौकर की तरफ देखा। क्या ये लोग सही कह रहे हैं? नौकर बोला, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोल रही है। उल्टा इन्होंने मुझे लालच देने की कोशिश की है। मैं इतने सालों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ साहब, पर कभी कोई शिकायत नहीं मिली आपको। मेघा बोली, मुझे लगा ही था तुम ऐसी हरकत करोगे ही, इसलिए मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग कर ली थी। मेघा ने रिकॉर्डिंग चलाकर नटवर जी को दिखा दी। नटवर जी खुश हो गए। वाह, इसे कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। मैं तुम दोनों की ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था और इस नौकर को मैंने ही तुम दोनों के पास यहाँ भेजा था। दोनों माँ बेटी चौंकी। पर क्यों? नटवर जी बोले, क्योंकि मेघा, कल से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, और ललिता जी, मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है जिसमें खाना आपके सुपरविजन में ही बना करेगा। ललिता बुआ और मेघा यह सुन बहुत खुश हो गईं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत एकदम से ऐसे कैसे बदल सकती है। ललिता बुआ बोली, लेकिन आप हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? नटवर जी ने बताया कि ये सब उन्होंने विक्रम के कहने पर किया है। उसने ही तुम्हें ये पार्टी का ऑर्डर देने को कहा। उसने तुम दोनों का लॉयल्टी टेस्ट लेने को कहा था और उसमें तुम दोनों पास हुई। दोनों माँ बेटी उन्हें शुक्रिया कहने लगी। नटवर जी बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज का खाना तो आप दोनों को ही बनाना पड़ेगा। यह सुन वो दोनों हंस पड़ी। दूर खड़े ब्रजेश जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें देख दोनों माँ बेटी चौंकी। तब ब्रजेश जी ने बताया कि उन्होंने किसी तरह से विक्रम के कहने पर उन्हें एक और मौका देने का सोचा था और किस तरह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की। अब उन्हें भी भरोसा हो गया है कि उनकी बहन और मेघा बदल चुकी हैं। ललिता बुआ ने नटवर जी का और ब्रजेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज उन्हें तो सब वापस मिल गया था जो उनका खो गया था। दूसरी ओर विक्रम ने मिस्टर सिंह को अपने घर छोड़ा और अपने गार्ड्स को उनका ध्यान रखने को कहा। वो अपने कमरे में परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। उसे कल्पना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो याद कर रहा था कि कैसे उसने लास्ट रिकॉर्डिंग में नोटिस किया था कि कल्पना के रूम का एक कैमरा चल नहीं रहा है। उस कैमरे के बंद होने से पहले उसकी लास्ट क्लिप में ऐसा लगा था कि वो गिर पड़ा है। पक्का तभी कल्पना को पता चल गया था। उस जैसी चालाक औरत का तो उसे आमने सामने ही मुकाबला करना होगा। विक्रम को अपनी फैमिली की याद आई और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसने हॉस्पिटल के बाहर और विविधा के पेरेंट्स की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को चौकन्ना रहने के लिए कह दिया था। विक्रम को सबसे ज्यादा फिक्र आरुषि की थी। अजीत कल्पना के पास बैठा उसे सूप पिला रहा था। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं विक्रम तो क्या, किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हें सबसे दूर ले जाऊंगा। तुम ये सूप पियो, अपनी दवा लो और आराम करो। विक्रम के दिमाग में तुम्हारे लिए शक बैठ गया है, जो अपने साथ हुई हर गड़बड़ का तुम्हें जिम्मेदार समझ रहा है। मैं उससे बात कर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि आइंदा किसी पर वार नहीं करोगी। अगर विक्रम को कहीं लग जाती तो यह गलत बात है। कल्पना ने हाँ कह दिया। अजीत बोला, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो,
वरना तुम ठीक कैसे होगी? कल्पना अजीत को देख मन ही मन सोच रही थी कि कितना बड़ा बेवकूफ है ये, जो अब भी मेरी बातों पर आंखें बंद कर भरोसा कर लेता है। अच्छा ही है, ऐसे सेंटिमेंटल बेवकूफ की बदौलत हम अपना काम आसानी से कर पाते हैं। अगर ये मेरे काम ना होता तो अब तक अपनी जिंदगी से निकाल फेंका होता। लेकिन ठीक है, एक दो ऐसे बेवकूफ को साथ लेकर चलना भी जरूरी है। कल्पना ने अजीत को कैमरे की तरफ इशारा किया। वह क्या है? क्या वह भी भूत है? अजीत का ध्यान जब उस कैमरे पर गया तो चौंक गया। फिर याद आया कि विक्रम ने ही तो ये सब करवाया था कल्पना को डराने के लिए। कल्पना घबराहट में कहने लगी, वो मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं अजीत। अजीत जल्दी से उठा और उस कैमरे को हटा दिया। वो पूरे घर में कैमरास ढूंढने लगा। जब कल्पना पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि घर में और कोई कैमरास नहीं है, तो अपना असली गेम खेलने का सोचा। विक्रम इस वक्त हॉस्पिटल के रास्ते में था और खुद से काफी नाराज भी हो रहा था कि वो अपने तीनों साथियों को कल्पना से बचा नहीं पाया। वो पहले क्यों नहीं समझ पाया उस बंद कैमरे की वजह। इस वक्त वह सभी की फिक्र में इतना डूब गया कि उसे अपने बाजू पर लगी चोट भी याद नहीं रही। विक्रम हॉस्पिटल पहुंचा और सीधे प्राइवेट वार्ड के अंदर आया। वहां उसे जब काका, आरुषि और विविधा सुरक्षित हाल में मिले तो चैन की सांस ली। उन तीनों ने विक्रम को बदहवास सा और चोटिल देखा तो घबरा गए। विविधा जल्दी से उठ करके विक्रम के पास आई और उसके बाजू में लगी चोट को देखकर घबरा गई। आधा घंटा निकल चुका था। अजीत अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था कि वो उसे उसकी कंपनी बेचने में मदद करे, क्योंकि वो कल्पना को साथ लेकर विदेश में शिफ्ट होना चाहता था। कल्पना ने उससे नजरें बचा अपने गुंडों को जो घर के बाहर छिपे हुए थे अजीत के फोन रखने के बाद अंदर आने को कह दिया। कुछ देर बाद अजीत फोन रख कल्पना के पास आ बैठा कि गुंडे घर के अंदर घुसकर कल्पना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। अजीत उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम लोग और कहां ले जा रहे हो कल्पना को? उन गुंडों में से एक ने बोला, हम लोगों को विक्रम साहब ने भेजा है। बहुत परेशान किया है इसने उनको, इसे तड़पाना है हमें। हाथ पैर काट कर बुरा हाल करेंगे इसका। अगर पुलिस को बताने की गलती भी की तो इसकी लाश ही मिलेगी तुम्हें, समझे? वो गुंडे कल्पना को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए। अजीत को विक्रम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गाड़ी में बैठी कल्पना हंस रही थी। वो यही चाहती थी कि अजीत विक्रम पर गुस्सा करने लगे और उसे अपने हाथों से मार दे। अजीत को विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसके मना करने के बाद भी कल्पना के पीछे पड़ा है। पहले तो हद से ज्यादा उसे डरा दिया, वो भी इतना कि वो अपना मानसिक संतुलन खोसी बैठी है। और विक्रम का अब भी मन नहीं भरा तो कल्पना को किडनैप भी कर लिया, लेकिन वो अपनी कल्पना को कुछ नहीं होने देगा। इतने सालों के बाद तो कल्पना ने उसके प्यार को अपनाकर उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है। अजीत मन ही मन ये सोच रहा था। अजीत ने भागकर अपनी ड्रॉर से गन निकाली और फुर्ती से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गुंडों की गाड़ी का पीछा करने लगा। कल्पना ने फ्रंट मिरर से अजीत को अपनी गाड़ी का पीछा करते हुए देखा तो हंसने लगी। सच में बड़ा भोला है ये अजीत। उसने गाड़ी चला रहे गुंडे से भीड़ वाली जगह से चलने को कहा ताकि अजीत से उनका पीछा छूट जाए। गुंडे ने ऐसा ही किया और कुछ देर में अजीत की नजरों से उनकी गाड़ी ओझल हो गई। अजीत ये देख बुरी तरह बौखला गया कि तभी उसे याद आया कि विक्रम हॉस्पिटल होगा शायद। वो वहीं जाकर उसे पकड़ता है। अजीत जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। विविधा, आरुषि और काका को अपनी चोट के लिए परेशान होता देखकर विक्रम ने बात साधने की कोशिश की। ये तो मामूली चोट है, विविधा बोली। हाँ, कितनी मामूली है वो तो दिख ही रहा है हमें। तुम ये बताओ कि चोट तुम्हें लगी कैसे है? विक्रम ने साफ झूठ बोल दिया। अरे वो तो मैं जब घर से यहाँ के लिए निकल रहा था तो
देखा कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें उन गुंडों से बचाने की कोशिश की तो उसी चक्कर में एक गुंडे का चाकू मेरी बाजू पर लग गया। बस, और कोई बात नहीं है। विविधा नाराज होते हुए बोली, ध्यान नहीं रख सकते थे क्या आप ना? और अभी भी इसे ऐसे ही लेकर घूम रहे हो? चलो जल्दी से जाकर बैंडेज करवा लेते हैं। विक्रम बोला, बच्चा नहीं हूं मैं, करवा लूंगा खुद से, लेकिन तुम परेशान मत हो। देखो तो कैसे काका और आरुषि को भी परेशान कर रही हो तुम। विविधा चौंकी, मैं परेशान कर रही हूं इन्हें? ये दोनों तुम्हारी लापरवाही से परेशान हो रहे हैं। अपनी गलती तुम मुझ पर कैसे थोप सकते हो? विक्रम बोला, अच्छा सॉरी, अभी लड़ना बंद करो, मैं जा रहा हूं बैंडेज करवाने, लेकिन 2 मिनट बैठ तो लूं इन दोनों के साथ। और हाँ, आज मैं थोड़ा बिजी रह सकता हूं, तो हो सकता है कि देर शाम यहाँ आऊं या फिर रात, वरना सुबह भी हो सकती है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ओके? किसी भी चीज की जरूरत हो यहाँ हॉस्पिटल में बोल देना। विविधा, इन दोनों का पूरा ख्याल रखना है। काका मुंह फुलाते हुए बोले, विविधा तो हमारा ध्यान रख लेगी, लेकिन तुम भी थोड़ा बहुत अपना ध्यान रख लिया करो। विक्रम बोला, काका अभी आप शुरू नहीं हो, प्लीज। विविधा बोली, लेकिन तुमने तो छुट्टी ली है ऑफिस से, फिर कौन सा काम है तुम्हें? विक्रम बोला, ऑफिस के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं बीवी जी। कुछ क्लाइंट से मिलकर बिजनेस डील करनी है। कई दिनों से ये काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, पर टाइम नहीं मिल रहा था। अब यहाँ सब ठीक है, तो सोच रहा हूँ कि उसी काम को निपटा लेता हूँ। विविधा बोली, ठीक है। विक्रम आरुषि और काका के पास जा बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। विविधा उसकी ओर शक की नजरों से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि विक्रम कुछ टेंशन में है, पर बता नहीं रहा। क्या वो आरुषि काका की वजह से मुझे नहीं बता रहा, या फिर वो मुझसे भी कुछ छुपा रहा है? विक्रम कुछ देर बाद अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में टाइम देखकर सोचने लगा। 1 घंटा होने को आया। पता नहीं कल्पना ने उन तीनों के साथ क्या किया है। भगवान करे कि वो लोग सही सलामत हों। कल्पना जितनी टेढ़ी खीर है, उसके हिसाब से लगता तो नहीं कि ये कल्पना मुझे उन तीनों को इतनी आसानी से सौंप देगी। ये जरूर मेरे साथ सौदा करेगी। घंटे भर और इंतजार करता हूँ, तब तक ये जरूर अपनी शर्त मेरे सामने रख ही देगी। और इसने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अजीत के घर जाकर इसे वहां से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, क्योंकि भले ही आरुषि का सच सामने आ जाए, लेकिन उसके अस्तित्व को छुपाने के लिए 3 लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकता मैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। विक्रम ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से कल्पना की आवाज सुनाई दी। वह जोर से हंस रही थी। हेलो विक्रम बेटे, तुम कैसे हो? मैं भी कैसा बेहुदा सवाल पूछ रही हूँ। बहुत टेंशन हो रही होगी ना तुम्हें अपने दोस्तों की, और मुझ पर तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। कल्पना की आवाज और उसकी बात सुन विक्रम को पहले तो बड़ा गुस्सा आया। वो उसे जवाब देने को हुआ कि याद आया कि इस वक्त वो अपनी फैमिली के पास बैठा है। उसने खुद को शांत किया और उठकर वार्ड से बाहर निकलकर हॉस्पिटल की बैक साइड की तरफ निकल गया, जहां बहुत ही कम चहल पहल थी। मेरी चिंता छोड़ो, और याद रहे कि अगर 1 घंटे के अंदर तुमने मेरे साथियों को नहीं छोड़ा तो मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत करना। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत भी भीख मांगेगी, लेकिन मिलेगी नहीं। कल्पना बोली, सॉरी विक्रम, अभी बाजी पलट गई है कि तुम आसानी से मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, इतना जानती हूं मैं। इसलिए पहले ही अजीत के घर से भाग चुकी हूं मैं। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम्हारे गुंडों ने मिलकर मेरा किडनैप कर लिया है। अब अगर मुझे जरा सी भी खरोच पहुंची तो अजीत तो पुलिस के सामने यही गवाही देगा कि तुमने मुझे किडनैप करवाया। मुझे नुकसान पहुंचाने वाले तुम ही हो। विक्रम चौंका। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कब किडनैप करवाया? कल्पना बोली,
हाँ हाँ जानती हूँ, पर ये तो वो सीन है जो मैंने सेट किया है। लेकिन सच तो यही है ना कि मैंने खुद को किडनैप करवाया और नाम तुम्हारा लगवाया है। विक्रम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। कल्पना बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल कर दोगे? सच कहूँ तो मैं वाकई पागल हो जाती अगर उस दिन टेबल के पास से गलती से गिरे फ्लावर पॉट में रखा कैमरा ना दिखा होता। तभी मुझे सब समझ में आ गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये भी समझ में आ गया था कि इस सब के पीछे तुम ही हो। क्योंकि अगर इन तीनों में बदला लेने की हिम्मत होती तो पहले ही ये सब कुछ कर चुके होते। पूछोगे नहीं कि तुम्हारे तीनों दोस्तों की रिहाई के बदले में मैं क्या चाहती हूँ? विक्रम बोला, जानता था कि तुम सौदा जरूर करोगी। मेरी जायदाद से ज्यादा और भला क्या चाहिए होगा तुम्हें? कल्पना हंसने लगी। तुम्हारी जायदाद तो चाहिए, साथ ही कुछ और भी चाहिए जिसके बारे में तुम्हें मेरे पास आकर पता चलेगा। अगर अपने तीनों दोस्तों की सलामती चाहते हो तो आरुषि को साथ लेकर मेरे बताए जाने वाले पते पर पहुंचो। विक्रम बोला, मैं आरुषि को तुम्हारे पास लेकर नहीं आऊंगा, और ना ही वो इस हालत में है इस वक्त। एक्सीडेंट हुआ है उसका। जो भी सौदा करना है मेरे साथ करो, वरना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कल्पना सोचने लगी कि आरुषि की प्रॉपर्टी तो मैं बाद में हासिल कर लूंगी, पहले इससे तो निपट लूं। वो सीधे लहजे में बोली, ठीक है, तुम ही आ जाओ। राजेंद्र से मिली अपनी आधी प्रॉपर्टी और यहाँ लुधियाना में अपनी खुद की प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दो और अपने दोस्तों की आजादी ले जाओ। याद रहे, किसी भी तरह की चालाकी की या पुलिस को खबर की तो तुम्हारे तीनों साथियों को खत्म कर दिया जाएगा। और ये करना मेरे गुंडों के लिए कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। मेरे कुछ गुंडे तुम पर भी बराबर नजर रख रहे हैं, तो कोई होशियारी नहीं करना। अपना फोन भी साथ लेकर मत आना। विक्रम बोला, मैं आ रहा हूँ, लेकिन खबरदार जो किसी को हाथ लगाया तो। कल्पना बोली, ठीक है। हॉस्पिटल से बाहर तुम्हारी गाड़ी के फ्रंट मिरर पर एड्रेस स्लिप लगी हुई है, वहां से पता पढ़कर सीधे उसी एड्रेस पर पहुंचो। कल्पना ने फोन रख एक पुराने गोदाम में बंधे हुए तीनों साथियों को बंधे हुए बैठा देखा। वो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। ये देख कल्पना हंसने लगी। मैंने आज तक खून नहीं किया था, पर हाँ, लोगों को इतना परेशान जरूर कर दिया था कि वो खुद ही मर जाते थे। बेचारा विक्रम सोच रहा है कि प्रॉपर्टी देकर तुम्हें रिहा करवा लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज तुम चारों में से कोई नहीं बचेगा। पीयूष, मानसी जी और वो डिटेक्टिव घबराए हुए से एक दूसरे को देखने लगे कि पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए। विक्रम उन्हें बचा पाएगा भी या नहीं। कल्पना बोली, जरूरत पड़ी तो आज मैं खून भी करूंगी, उसके बाद सब कुछ बेचकर बहुत दूर चली जाऊंगी। विक्रम ने अपने कमरे में लगी गन को देखा, जो वो घर से निकलने से पहले ही साथ लेकर आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब इसकी जरूरत पड़ सकती है। उस गन को उसने अपने कोट से ढक लिया। विक्रम वापस मुड़ा तो सामने विविधा डरी हुई सी खड़ी दिखी। वो जल्दी से उसके पास आई। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। सच सच बताओ कि माजरा क्या है विक्रम? क्या किया है कल्पना ने इस बार? विक्रम ने उसे सब बता दिया। विविधा बोली, हम पुलिस को फोन करते हैं। विक्रम बोला, नहीं, क्योंकि अगर पुलिस को फोन किया तो उन तीनों की जान को खतरा हो सकता है, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता विविधा। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो आरुषि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसका ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कल्पना के हाथ मत लगने देना। विविधा ने विक्रम के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैं भी साथ चलती हूँ, प्लीज। विक्रम बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मेरे पास और कोई चारा नहीं है कल्पना की बात मानने के अलावा। समझो विविधा, प्लीज। विक्रम ने विविधा को गले से लगा लिया। अगर सब कुछ सही कर पाया तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, वरना आरुषि तो तुम्हें दे ही चुका हूं।
विक्रम विविधा से दूर हुआ और उसके माथे पर किस कर अपना फोन उसे थमा हॉस्पिटल से बाहर की ओर चल पड़ा। विविधा उसके पीछे जाने को हुई कि उसकी नजर विक्रम के फोन की स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर एक मैसेज टाइप किया हुआ था। विविधा ने उसे पढ़ना शुरू किया। कल्पना ने मेरी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों को मेरे पीछे लगाया हुआ है, इसलिए मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर सकता कि पता नहीं कहां से वो मुझ पर नजर रख रहे हों। कल्पना के ठिकाने का एड्रेस मेरी गाड़ी के फ्रंट मिरर पर एक स्लिप पर लिखा हुआ है। मैं उसे पढ़कर वहीं फेंक दूंगा। मेरे जाने के बाद उस स्लिप को तुम उठा लेना और सीधे पुलिस के पास पहुंच जाना। अब तक मैं नहीं चाहता था कि आरुषि के वजूद का सच बाहर आए, इसलिए पुलिस से दूर था। लेकिन अब अगर उसका सच बाहर आने से तीनों लोगों की जान बच सकती है तो यही सही है। उन तीनों की जान बचाना जरूरी है। अगर मैं ये ना कर सका तो पुलिस ये काम कर लेगी। वो मैसेज पढ़ विविधा जल्दी से विक्रम के पीछे चल दी। वो हॉस्पिटल के बाहर एक ओर खड़ी हो गई। उसे दूर से विक्रम दिखाई दिया। विक्रम ने उसे देखा और कल्पना के एड्रेस वाली स्लिप सड़क पर फेंक वहां से गाड़ी में बैठ निकल गया। उसके निकलते ही विविधा उस ओर बढ़ी कि उसे एक गाड़ी विक्रम की गाड़ी के पीछे जाती दिखी। यह उन गुंडों की गाड़ी थी जो विक्रम पर नजर रख रहे थे। उनके पीछे ही अजीत उसे एक गाड़ी में जाता दिखा। अजीत ने विक्रम को हॉस्पिटल से निकलते देखा तो उसके पीछे चल पड़ा कि उसका पीछा कर कल्पना तक पहुंच जाएगा। विविधा ने भागकर कल्पना के एड्रेस वाली स्लिप उठा ली और पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। विविधा जब रास्ते में थी तो उसे याद आया कि वो तो जल्दबाजी में काका को कुछ भी बताकर नहीं आई है। उसे ध्यान आया कि उसका फोन काका के पास ही टेबल पर रखा हुआ है। विविधा ने अपने पास मौजूद विक्रम के फोन से अपने नंबर पर फोन किया था। दयाल काका, जो विविधा के एकदम से गायब होने से परेशान थे, जब उसके फोन पर विक्रम की कॉल देखी तो जल्दी से उसे उठाया। हेलो। वो कुछ कहते उससे पहले ही विविधा बोल पड़ी। काका, मैं विविधा बोल रही हूँ। आप प्लीज कुछ वक्त के लिए अपना और आरुषि का ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ काम है मुझे। आप परेशान मत होइएगा। आरुषि क्या कर रही है? दयाल काका ने आरुषि की तरफ देखा। वो तो सो रही है। पर तुम हो कहाँ? तुम्हारे पास विक्रम का फोन कहाँ से आया, जबकि वो तो क्लाइंट से मिलने गया था? क्या बात है बेटा, सच सच बताओ। विक्रम भी कुछ परेशान सा लग रहा था और अब तुम भी। तुम्हें मेरी कसम है। विविधा ने मजबूरन उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन आरुषि को कुछ भी ना कहने को कहा। दयाल काका को विक्रम की फिक्र सताने लगी। मेरे विक्रम को सही सलामत उस औरत से बचा लेना भगवान। उस औरत की वजह से मैंने अपने बड़े मालिक और मालकिन को खो दिया। अब और किसी को नहीं खोना चाहता। विविधा अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली। सब ठीक होगा काका, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वहां से सीधे विक्रम के पास ही पहुंचूंगी। बाद में बात करती हूँ आपसे। विविधा ने फोन रख दिया, लेकिन अभी भी उसे दयाल काका और आरुषि की चिंता थी, तो अपने माँ बाबूजी को फोन कर खुद काम का बहाना कर उन्हें हॉस्पिटल जाने को कह दिया। विविधा के हॉस्पिटल से जाने के बाद वहां बाहर दयाल काका और आरुषि की सुरक्षा में खड़े गार्ड्स में से 2 अपनी गाड़ी ले उसके पीछे चल दिए, क्योंकि उनका तो काम ही था कि विविधा को कहीं अकेले न जाने दिया जाए। विविधा पुलिस के पास पहुंची और वहां इंस्पेक्टर को बताया कि उसके पति की जान खतरे में है। उसने कम शब्दों में उन्हें सब कुछ समझा दिया। इंस्पेक्टर ने आनन फानन में एक टीम तैयार की और विविधा के बताए हुए पते पर पहुंचने के लिए पुलिस स्टेशन से निकलने लगे। विविधा को साथ चलते देख पुलिस उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि वो जहां जा रहे हैं उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन विविधा को विक्रम की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंच जाना चाहती थी। उसकी जिद के आगे हार कर इंस्पेक्टर ने उसे भी साथ चलने की इजाजत दे दी। वो सभी गाड़ी में बैठ विक्रम तक पहुंचने के लिए चल पड़े। गार्ड्स ने भी उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। कुछ वक्त बाद उस पुराने गोदाम के बाहर विक्रम पहुंच गया, जहां कल्पना ने उसे बुलाया था। वो गाड़ी में से निकलने को हुआ कि उसे गोदाम से एक गुंडा निकलकर खड़ा होता दिखा। उस गुंडे ने दूर से ही तेज आवाज में कहा, अगर कुछ हथियार लाए हो तो वही गाड़ी में छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथियों के लिए अच्छा नहीं होगा। विक्रम ने सोचा कि अपनी गन को वो आगे नहीं ले जा सकता।
उसने उसे निकालकर गाड़ी की ड्रॉर में रख दिया और बाहर निकल उस गुंडे की तरफ चल दिया। वो कुछ कदम ही चला था कि पीछे से गुंडों की वो गाड़ी भी आ गई जो उसके पीछे चल रही थी। विक्रम चारों तरफ से गुंडों से घिर चुका था। सामने खड़ा गुंडा उसके पास आया और उसे चेक किया कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई तो विक्रम को अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। विक्रम के साथ सभी गुंडे गोदाम के अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर विक्रम ने देखा कि उसके तीनों साथी कुर्सियों पर बंधे हुए थे। विक्रम ने उनको देखकर थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें चोट नहीं पहुंचाई गई थी। उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। इतने में कल्पना वहां आ गई। आओ विक्रम, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। विक्रम ने उसे घूर कर देखा। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो मैं अपने ऑफिस से भी कर सकता था। इन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। कल्पना हंस दी। जानती हूँ कि तुम बहुत शातिर हो। मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, और प्रॉपर्टी पेपर्स तो मैंने पहले ही तैयार करवा लिए हैं। बस तुम्हें साइन करने की जरूरत है। इससे ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी तुम्हें। विक्रम बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम बच जाओगी? कभी ना कभी तो मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। कल्पना बोली, तुम्हारे इन अरमानों को मैं जानती हूँ, इसलिए इस बार मैंने परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। उसने आगे बढ़कर विक्रम के पास रखे टेबल पर प्रॉपर्टी पेपर्स रख दिए। ये प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, साइन करो इस पे। विक्रम बोला, कर दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? कल्पना चौंकी। क्या मतलब? अभी तो इन्हें पढ़ूंगा, उसके बाद तुम मेरे इन तीनों साथियों को यहाँ से जाने दोगी, तब जाकर मैं इन पर साइन करूंगा। कल्पना यह सुन खींच गई। भूलो मत कि इस वक्त मैं तुम्हारे में नहीं, तुम मेरे कब्जे में हो। तुम इस तरह अपनी शर्त नहीं रख सकते। मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। पहले साइन करो, उसके बाद ही मैं इन्हें रिहा करूंगी। विक्रम बोला, हरगिज नहीं, मुझे भी तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं। मेरे पेपर साइन करने के बाद भी अगर तुमने इन लोगों को नहीं छोड़ा तो मेरा तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। कल्पना बोली, ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों के जाने के बाद तुम साइन करने से मना कर दो। विक्रम मुस्कुराया। मैं सिर्फ इन तीनों को भेजने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी तुम्हारे कब्जे में ही रहूंगा ना। कल्पना बोली, नहीं, मैं तुम्हारी बातों के जाल में नहीं फंसने वाली। विक्रम हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तो फिर मैं भी साइन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल्पना गुस्से से बोली, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ इन तीनों को मार डालूंगी। विक्रम वहीं रखी कल्पना की चेयर पर बैठ गया। वो तो तुम मेरे साइन करने के बाद वैसे भी करने वाली हो। कम से कम अपनी प्रॉपर्टी ही बचा लूं। कल्पना बोली, तुम चारों तरफ से मेरे गुंडों से घिरे हुए हो, फिर भी अपनी शर्तें थोप रहे हो। डर नहीं लग रहा कि कहीं ये लोग तुम्हें जान से ना मार दें? हाँ, डरना कैसा, जब मुझे पहले से ही पता है कि तुमने यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सको। और रही बात आरुषि की, तो मेरे मरने के बाद तुम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी लेना चाहती हो, है ना? कल्पना हैरान सी बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने बस तुम्हारी तरह सोचा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे हड़प सकते हैं, और ये सब मेरे दिमाग में आ गया। कल्पना बोली, कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन, काका और उस खूबसूरत बीवी का क्या होगा? विक्रम बोला, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। बातों में वक्त जाया मत करो विक्रम, फटाफट से साइन करो पेपर्स पर। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, अब तुम फैसला करो कि तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए या फिर ये तीनों। कल्पना सोच में पड़ गई। अजीत विक्रम की गाड़ी का पीछा करता हुआ गोदाम के बाहर पहुंच चुका था। उसे वहां विक्रम की गाड़ी के साथ साथ 2 और गाड़ियां खड़ी हुई दिखी, जिनमें से एक तो वो थी जिसमें कल्पना को लाया गया था और दूसरी वो जिसमें गुंडों ने बैठकर विक्रम का पीछा किया था। अजीत ने अपनी गन निकाल ली और गाड़ी से उतरा। इस विक्रम ने मेरी कल्पना को तकलीफ देने के बारे में सोचा भी कैसे?
इतने साल इंतजार करने के बाद वो अब मेरी होने के लिए तैयार हुई थी। तुम मेरी कल्पना को पागल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तब भी ये सोचकर चुप रह गया कि उसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था, लेकिन तुम बदला लेने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि एक मानसिक तनाव से जूझती औरत से भी बदला लेने से पीछे नहीं हट रहे। वो गन ले चुपचाप सावधानी से अंदर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अगर विक्रम के गुंडों ने उसे पकड़ लिया तो उसे कल्पना को बचाने में मुश्किल होगी। कल्पना नाराज सी विक्रम को देख रही थी और विक्रम आराम से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। वो जानबूझकर कल्पना को बातों में उलझा रहा था कि तब तक पुलिस आ जाएगी। दूसरी ओर पुलिस वालों ने गौर किया कि उनकी गाड़ी का एक गाड़ी पीछा कर रही है। ये देखकर उन्होंने अपनी वाली गाड़ी साइड में लगाई और जल्दी से निकलकर उस पीछे से आती गाड़ी के सामने गन लेकर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह बीच रास्ते में खड़े होते देख गार्ड्स ने अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी से बाहर निकल उनके पास आए। विविधा भी वहां आकर खड़ी हो गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में गार्ड्स ने उन्हें बताया अपने बारे में। विविधा को जब ये पता चला कि विक्रम ने खुद के अलावा दोनों परिवारों की सुरक्षा में ये गार्ड्स तैनात किए थे, तो खुद के लिए उसकी लापरवाही पर विविधा को विक्रम पर बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि एक बार विक्रम को उस चुड़ैल कल्पना से बचा ले, फिर वो उसकी अच्छे से खबर लेगी। अजीत छुपते छिपाते अंदर की तरफ चलने लगा कि उसकी नजर एक बड़े से कमरे पर पड़ी। अजीत उस कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगा तो उसे विक्रम आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ और पास ही अजीब सी कश्मकश में फंसी खड़ी कल्पना दिखाई दी। अजीत का ध्यान कुर्सी से बंधे 3 लोगों पर गया और गुंडों के हाथ में गन्स दिखी। अजीत बोला, छी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि विक्रम इतना नीचे गिर जाएगा। खुद ने ही अपने साथियों को किडनैप किया और फिर खुद ही कल्पना पर इल्जाम लगा रहा था। ये मेरी कल्पना के साथ उन तीनों को भी मारना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शेर जब आदमखोर बन जाता है तो उसे मार देना ही बेहतर है। अजीत ने खिड़की से ही छिपकर विक्रम पर गन तान ली और उस पर निशाना साधने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ